नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्जवारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। जानलेवा हमले के बाद सैफ अली खान को एक और झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी पैतृक संपत्ति पे लगे स्टे को हटा दिया है, जिसके बाद से माना जा रहा है कि केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत इसे अधिग्रहण कर सकती है। सैफ अभी ही अस्पताल में भर्ती हैं, काफी परेशान हैं, घायल भी हुए थे। उनके मिलने वाले निरंतर उनको उनको संतावना दे रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इस झटके के बाद इस सदमे से उभार पाएंगे? क्या सैफ अपनी संपत्ति को बचा पाएंगे? इन जैसे महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम बात कर रहे हैं अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि शत्रु संपत्ति अधिनियम बिल आखिर क्या है और सैफ के पास निवारण का कौन सा रास्ता है। नमस्कार बिलाल भाई और एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सैफ अली खान अभी उन चोटों से उभर भी नहीं पाए थे। अस्पताल से तो वो आ गए कल और अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके हाथ पे पट्टी वगैरह बंधी हुई थी और अंदर भी पीठ के पे भी पट्टियां होंगी जो कि दिखी नहीं। जो जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो पट्टी तो नहीं थी, पर घायल थे। पर टचवुड वो स्वस्थ लग रहे थे, ठीक लग रहे थे। घर आके उनको 1 महीने तक आराम करने को कहा गया है, शूटिंग वगैरह नहीं करेंगे। पर आराम उनको, मुझे लगता है बहुत ज्यादा आराम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो खबर जो आप बता रहे हैं, जो खबर आई है, ये जो स्टे लगा हुआ था। और अगर हम थोड़ी सी अपने फॉलोअर्स और व्यूअर्स को हिस्ट्री में ले जाएं, तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम जितनी ये प्रिंसली स्टेट्स इनको बोला जाता था, जो लोगों को याद है, ब्रिटिश इंडिया था। और ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स थी, कुछ रूलर्स थे। अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग रूलर्स होते थे और रूलर्स जो थे ये बकायदा टैक्स कलेक्शन भी करते थे। इनकी जमींदारी होती थी, इनकी प्रजा होती थी, बकायदा जैसे राजा होते हैं। इनको टैक्स भी वही देते थे, प्रजा देती थी, हुकूमत इनकी चलती थी, कोर्ट इनकी होती थी, न्याय इनका होता था, सब कुछ इन्हीं का होता था। तो जब आजादी मिल गई, ब्रिटिश इंडिया एक अलग था। ब्रिटिश इंडिया का अपना अलग राज था उनका। इन कुछ रूलर्स के साथ ब्रिटिशर्स के अच्छे संबंध थे। पर जब आजादी मिल गई तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भारत को एक सिंगल कंट्री के रूप में हमने देखा। तो उसमें हम ये नहीं हो सकता कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी इनके अलग अलग हिस्से हों। मैसूर में कोई है, हैदराबाद में कोई है, पंजाब में कोई और है, जम्मू कश्मीर में कोई और है। ये तो हो नहीं सकता था। राजस्थान में कोई और है। ये मैंने आपको बड़े बड़े जहां पर घराने हैं, या घराने अभी भी हैं नाम के लिए, तो अभी भी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं अपनी। तो जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज थी, शत्रु अधिनियम 1968 ये कहता है कि अगर सरकार चाहे तो इन प्रिंसली स्टेट्स ने जो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है उसको वो चाहे तो एक्वायर कर सकती है। और आपको याद होगा जब इनका अधिग्रहण हुआ उस समय, तब की बात कर रहा हूं, तो इनको प्रिवी पर्स एक होता था, प्रिवी पर्स शुरू कर दिया गया। यानी कि क्योंकि इन रूलर्स को टैक्स आना बंद हो गया, वो तो सारी की सारी हुकूमत जो थी वो सरकार के पास चली गई, राज्य सरकारों के पास। डेमोक्रेसी के अंदर आ गया ये देश और वहां पर राज्य बन गए, वोटिंग होने लगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई, अलग अलग खंड बन गए जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी और वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग इलेक्ट होके आने लगे डेमोक्रेसी के अंदर। अब प्रिवी पर्स शुरू कर दिया गया। इन राजाओं ने कहा भाई हमारा तो रोजी रोटी यही थी, हम प्रजा से टैक्स लेते थे, हम तो सरकार की तरह काम करते थे, अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो। 1971 में मुझे याद है कॉन्स्टिट्यूशन में 26वां अमेंडमेंट किया गया था और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। उन्होंने प्रिवी पर्स इनका खत्म कर दिया। तो जो मैं यूं कहूंगा कि ये जो हुकूमत का बचा कुचा भी राज्य था, बचा कुची भी जो जो जोश था, जो बचा कुचा जो रुतबा था, वो खत्म हो गया। और उसके बाद से अब आप देखते हैं आज भी राजस्थान, आप जयपुर जाएं तो आपको वहां के जो रॉयल फैमिली है उनकी वहां पर रियासत है। आप मध्य प्रदेश चले जाएं, वहां रियासत है। हमारे मंत्री हैं जो सिंधिया साहब, उनकी आज भी रियासत है। तो जो उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज कुछ है छोड़ के उस पर कुछ डिस्प्यूट था। तो इन साहब की पटौदी जो फैमिली थी, इनकी यहाँ पर आपको पता होगा कि एनसीआर में गुड़गांव के पास एक पटौदी नाम का गांव है। तो सैफ अली खान साहब की जो कुल संपत्ति है, ऐसा माना जाता है नेटवर्थ 1200 करोड़ के आसपास है, जिसमें से करीब 800-900 करोड़ की तो पटौदी में है, कुछ मध्य प्रदेश में है। तो इनका कुछ डिस्प्यूट था भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से। तो उसकी वजह से उन प्रॉपर्टी के अधिग्रहण पर स्टे लगा हुआ था, वो स्टे अब हट गया है। तो स्टे हटने का मतलब है कि अब अगर सरकार चाहे
तो इनकी प्रॉपर्टी का अधिग्रहण कर सकती है। और मुझे मुझे लगता है कि वो होगा ही, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जितनी बाकी भी रियासतें थी, उनमें जो कंडीशंस बनती थी, जब वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो सरकार ने उसको एक्वायर कर लिया। तो मुझे लगता है कि सैफ अली खान साहब शारीरिक चोटों से तो रिकवर कर जाएंगे, पर ये इसको मैं एक मानसिक आहत मानता हूं, क्योंकि ये तो आपको परेशान करने वाली है कि भाई हमारी रियासत चली जी, जाएगी। नवाब कहलाते हैं वो, छोटे नवाब उनको कह के बोलते हैं। और नवाब शायद ज्यादा लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, नवाब इसीलिए कहते हैं कि उस समय नवाब होते थे जिनके पास ये रियासतें होती थी, जमीन होती थी। मुझे लगता है हम उस जमाने से निकल चुके हैं और उसमें से बाहर आना चाहिए। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा अगर ये अधिग्रहण होता है, और मेरी कोई जी, सहानुभूति भी नहीं है ऐसे नवाबों के साथ, आपको मैं सच बताऊं। जी, जी। हम दर्शकों को बताते चले कि पार्टीशन के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय हैदराबाद, जूनागढ़ और मध्य प्रदेश जैसी बड़ी-बड़ी रियासतें थी, जिनको गृह मंत्री पटेल द्वारा एक एक राष्ट्र के रूप में देश के अंदर सम्मिलित कराया गया। हालाँकि जम्मू कश्मीर को भी लेके झगड़ा हुआ करता था, लेकिन फाइनली जम्मू कश्मीर को भी किसी हद तक हम लोग अपने अंदर सम्मिलित करने में कामयाब हुए, लेकिन उस पर भी अभी भी कुछ विवाद मौजूद है। और 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने इस प्रीवी पोस्ट को खत्म करके जो एक कांग्रेस का एक आम पब्लिक के लिए एजेंडा रखा था, उस पर चुनाव भी लड़ा था। उसमें 71 में वो जीत के भी आई थी। अब सवाल होता है कि सैफ के पास क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है? क्या सरकार इसमें बहुत मुस्तैदी से काम करेगी अधिग्रहण करने में, या सरकार कोई लचीला रुख अपना सकती है? आपने देखा होगा कुछ समय पहले अभी प्राइम मिनिस्टर से पूरा कपूर खानदान मिला, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि आपका छोटा सैफ से आपका छोटा बेटा कहाँ है तैमूर, मैंने तो पटौती जी को भी से मुलाकात की है। तो प्राइम मिनिस्टर इस मामले में बड़े नरम दिल है। क्या आपको लगता है कि इसमें कोई तेजी आएगी, या लचीला रुख अपनाएगी, या सैफ के पास एक सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन खुला है? देखिए, कपूर खानदान अभी जब प्रधानमंत्री जी से मिला था, काफी उनकी वायरल तस्वीरें हुई थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, उन्होंने कहा मैं तो 3 पीढ़ियों से मिलना चाह रहा था, दो से तो मैं मिल लिया, मैंने सोचा आप तीसरी को लेकर आएंगे, पर किसी कारण से उस बच्चे को नहीं ला पाए। वो तो, पर मैं देखिए प्रधानमंत्री जी का उनसे मिलना, वो राज कपूर साहब का सेंटेनरी सेलिब्रेशन था, वो एक अलग मौका था और अलग किस्म की मुलाकात थी। उसका इस बात से मुझे लगता है कानूनी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री जी का मुझे नहीं लगता कि वो दखल देंगे। विकल्प है पटौदी खानदान के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास विकल्प नहीं है। और भारत सरकार इतनी मुस्तैदी से, मतलब ये तो नहीं कि अभी फैसला आया और भारत सरकार कल ही उसको एक्वायर करने का ऑर्डर दे दी, ऐसा भी नहीं। मुझे लगता है भारत सरकार कुछ समय देगी उनको, कि अगर वो अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी जो उनकी कानूनी राइट्स हैं, उसको बेशक करें। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपहोल्ड करता है, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, फिर तो एक्वायर होगा ही होगा। तो ये जरूर हो सकता है कि उनके प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई, रचीला रुख तो मैं इसको नहीं कहता। मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार मौका देगी पटौदी खानदान को, कि अगर आप अपील करना चाहते हैं एमपी हाईकोर्ट के इस निर्णय के अगेंस्ट, तो आप अपील कर सकते हैं, आप अपील में जा सकते हैं। अगर ये अपील अपहेल्ड हो जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, अगर अपील आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर तो अधिग्रहण के अलावा अधिग्रहण ही एक रास्ता रहेगा। तो मुझे लगता है, पर बिलाल भाई, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं जो मानता हूं वो ये है, और ये मैं बिल्कुल दिल से आपको बात कह रहा हूं, कि हम उन रियासतों के दौर से बहुत आगे आ चुके हैं। आप, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, अब बहुत दूर आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टीशन के बाद की, आजादी के बाद की, जब रियासतें थी, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था, अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोगों के राज्य होते थे। एक तरह से देश के अंदर कई देश चल रहे थे, जैसा कि आपने भी कहा, ऐसा था। तो अब जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया देश में, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो अब मुझे लगता है इन इन जमींदारों को भी और इन 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 नवाबों को भी, अगर मैं सीधा कहूं, तो मुझे लगता है इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आपको, आप मेहनत करके कमाइए। और सैफ साहब बड़े बड़े सक्सेसफुल फिल्म एक्टर हैं, अच्छी खासी उनकी उनकी श्रीमती जी भी जो है वो भी बड़ी कामयाब एक्ट्रेस हैं, और उनको एंडोर्समेंट्स के जरिए बड़े, मैं सड़क पे जाता हूँ, बोर्ड, पति पत्नी के बोर्ड लगे होते हैं, कहीं वो प्रॉपर्टी एंडोर्स कर रहे हैं, कहीं वो इंश्योरेंस एंडोर्स कर रहे हैं, बड़ा अच्छा खासा अमाउंट, 5-5, 10-10 करोड़ साल का एक एक कंपनी देती है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास अब पैसा नहीं है, या ये उन्हीं रियासतों के सहारे बैठे हैं। कब ये रियासत, और ये रियासतें कागजों में हैं, जब ये बेचेंगे, ज्यादातर आपको पता होगा कि अगर आप राजस्थान जाएं तो ज्यादातर रियासतों ने अपनी रियासत को, अपनी जो प्रॉपर्टीज थी उसको होटलों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि उससे वो कुछ इनकम जनरेट करना चाहते थे। कुछ एक तो बहुत कामयाब होटल्स हैं, मैं
जयपुर की रामबाग पैलेस की बात कर रहा हूँ, जय महल की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं। तो मुझे लगता है उससे बाहर आ जाना चाहिए और इसमें इसको अब रियासत के तौर पे ना आके अपने, ठीक है आप नवाब, आपके अंदर ब्लू ब्लड है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ब्लू ब्लड है, वो तो रहेगा ही, तो वो काफी है। रियासत के साथ आप रहेंगे कि आप ये रियासत पे बैठ जाएंगे, ये तो कहीं जानी नहीं चाहिए। बदलाव को स्वीकार करना, मुझे लगता है यही एक सच है और यही आपको सुखी रख सकता है। तो अगर सैफ साहब मन की अशांति से दूर होना चाहते तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, भाई कभी ना कभी तो जानी थी। अच्छा, रियासत नहीं जाती बिलाल साहब तो इंसान चला जाता है, रियासतें यहीं रह जाती हैं। पता नहीं कितनी जनरेशन इसमें बदल चुकी हैं इन रियासतों में, वो जिन्होंने ली थी वो तो चले गए हैं। तो मुझे लगता है इन जिंदगी की सच्चाइयों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि रियासतें भले ही नहीं जाएं लेकिन इंसान चला जाता है। आज लाल किला दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर रेड फोर्ट, पुराना लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, सब एक खाली एक मॉन्यूमेंट की तरह है, बल्कि इनको बसाने वाले, इनको बनाने वाले मुगल अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। अब लोकतंत्र है, अब हम एक गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट भी करेंगे। ये बात ठीक है कि सैफ के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है रायसीना पर और मध्य प्रदेश, खास तौर से पूरे भोपाल में उनके बंगले को छोड़ के, उसकी टोटल कीमत 15,000 करोड़ बताई जाती है। आपने बताया कि 1200 करोड़ तो उनके बंगले बंगले की ही कीमत है, जिस पर आम तौर पर देखा जाए तो जनता का ही कब्जा है। तो अगर कल को जी, अधिग्रहण सरकार करती है तो आपको लगता है कि पब्लिक फिर उजड़ेगी? क्योंकि इन लोगों ने तो आई मीन, आप आम तौर पर इनके बंगलों के आसपास आम जनता, गरीब गुरबा लोग ही बसे रहते हैं। फिर वो एक उजड़ने वाला मसला हो सकता है, कोई पॉलिटिकल इश्यू हो सकता है। नहीं, मुझे मुझे लगता है कि सरकार अगर अधिग्रहण करेगी तो जो लोग वहां रह रहे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो उस रियासत के अंदर उस जमीन में रह रहे हैं, उनका कोई कसूर इसमें मैं नहीं मानता हूं बिलाल भाई। मुझे उनको उनको या तो सरकार रीसेटलमेंट के लिए दूसरी जगह दे देगी या उसी जगह को वो दोबारा से वो करेगी, लैंड रेवेन्यू के अंदर लैंड एक्वायर किया जाएगा और जिस जिसके पास जितनी जितनी जगह है उसकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी या उसके बदले में उसको दूसरा लैंड दे दिया जाएगा। अब मुझे नहीं लगता कि देखिए अधिग्रहण किस लिए होता है, अधिग्रहण आपने ही कहा गणतंत्र के लिए है, लोकतंत्र के लिए है, लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करने के लिए है कि अब ये रियासतों का दौर गुजर चुका है। तो लोकतंत्र तो का मतलब है कि लोगों के बिना लोकतंत्र नहीं बनता है। तो अधिग्रहण का मतलब सरकार उसको अपने पास रख के क्या करेगी, सरकार तो लोगों के लिए ही करेगी कि ये अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप है तो आम जनता की से होनी चाहिए उसमें। तो मुझे लगता है लोगों को या तो जहां उनके सेटलमेंट्स हैं वहीं पर उनको एक डीड डीड दे दी जाएगी, उनके नाम की रजिस्ट्री करा दी जाएगी उनके कागजात को वेरीफाई करके, या फिर उनको किसी दूसरी जगह, अगर मान लीजिए उस जगह को रिफर्बिश करना है, रीडेवलप करना है, वहां पर कोई और चीज सरकार लाना चाहती है, तो हो सकता है कि इनको दूसरी जगह जगह दे दी जाए और जितनी भी जगह से ये विस्थापना हुई है वहां पर लोगों को दूसरी जगह दे दी गई। और ये भी एक तीसरा विकल्प और भी है बिलाल भाई कि उनको हो सकता है कॉम्पनसेशन दे दिया जाए कि लोगों को जितने की उनकी जमीन थी, किसी ने मान लीजिए 200 गज का मकान बनाया हुआ है, किसी ने 100 गज का मकान बनाया, किसी के पास 50 गज जगह, तो उसके हिसाब से उसको मुआवजा दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं। मुझे लगता नहीं, लोगों को थोड़ी बहुत असहूलियत जरूर हो सकती है पर नुकसान हो जाएगा इसकी मुझे उम्मीद कम नजर आती बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं कोले जी एक और चीज समझना चाहता हूँ आपसे कि शत्रु संपत्ति का जो एक कंसेप्ट है वो उन पर ज्यादा लागू होता है जो लोग अपनी ओवरऑल प्रॉपर्टी को छोड़ के पाकिस्तान चले गए और उनकी प्रॉपर्टी को यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन सैफ के फादर, सैफ के दादा हिंदुस्तान में ही रहे और वो इसी इसी जगह पले बड़े और इसी जगह वो दफन भी हो, इसी जगह उन्होंने अपना अंतिम सांसें भी छोड़ी। तो क्या सैफ की प्रॉपर्टी को वास्तविक रूप से शत्रु प्रॉपर्टी ट्रीट किया जा सकता है, या फिर सैफ से इसकी वकालत करने में कोई चूक हुई जो स्टे उन पर भारी पड़ रहा है? देखिए ये एक कानूनी मामला है जो आपने सवाल उठाया, क्योंकि अगर आप उस एक्ट को गौर से पढ़ेंगे तो उसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये प्रॉपर्टी भी मेरे हिसाब से आती है। खाली वही प्रॉपर्टी नहीं आती जिसको छोड़ के लोग पाकिस्तान चले गए या जो अब शत्रु देश में जाके बस गए। मुझे लगता है उसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी उससे वाइड है। इसीलिए एमपी हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ये भी
उसमें आती है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति छोड़ के देश को चला गया है, क्योंकि बेसिकली जब प्रिंसली स्टेट्स को खत्म करने की बात आई थी तो उस समय ये बहुत स्पष्ट था कि जितने भी ये कंट्री विद इन कंट्री हैं, ये जो देश के अंदर अलग अलग देश बने हुए हैं, अलग अलग रियासतें बनी हुई हैं, इनको खत्म करके हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, हमने गणतंत्र बनाना है, हमने लोकतंत्र बनाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कानूनी मामला है और इसकी इंटरप्रिटेशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने करी है। तो क्योंकि आपका सवाल तो सीधा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि उसके अंतर्गत आता है, इसीलिए हम इस पे जो स्टे लगा हुआ था इसके बेचने पे, इसको एक्वायर करने पे, वो हम हटा लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन देखें तो डेफिनेशन मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इसकी डेफिनेशन उससे ज्यादा वाइड है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लेकिन अब सवाल ये होता है कि मध्य प्रदेश इस नवाबों के खानदान से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सिर्फ पटौती नहीं, बल्कि बहुत सारे नवाब और भी रहे। लेकिन आज आज जिस तरह से ये मैटर आके फंसा है, और खास तौर से जब सैफ कुछ समय पहले घायल भी हुए और अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है, या सुप्रीम कोर्ट भी इसी डायरेक्शन पर ही कोई ऑब्जर्वेशन दे सकता है? देखिए, मैं निजी तौर पे बिलाल भाई कोर्ट के वर्डिक्ट पे प्रिडिक्शन कम करता हूं, मैं उस पे थोड़ा सा रिजर्व रहता हूं। जब मामला सब मैं जुडिस होता मैं है मैं तो मैं एक ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि जो एमपी हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है वो अपहोल्ड हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्योंकि जो एमपी हाई, मैंने वर्डिक्ट पूरा देखा है और मुझे जहां तक नजर आता है जो जजमेंट में लिखा हुआ है वो उसके हिसाब से एमपी हाई कोर्ट का जो कंक्लूजन है वो सही है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते भी हैं तो ये मुझे लगता है सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप एक्ट को भी गौर से देखेंगे तो उसकी भी इंटरप्रिटेशन और कॉनोटेशंस वो यही कहती है कि इसमें ये उसके अंदर आता है, और उसके अंदर आता है तो इस पे जो स्टे है वो लगाना बनता नहीं है। एक टेम्परेरी स्टे उनको लोअर कोर्ट से मिल गया था, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन हर कोर्ट अपने तरीके से करता है। पर मुझे लगता है एमपी हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ठीक है और सुप्रीम कोर्ट इसको अपहोल्ड करेगा। और आम जनता के नाते भी बिलाल बिलाल जी, आप और हम अगर एक आम जनता के नाते इस पे ऑब्जर्वेशन आप मेरे से मांग रहे हैं, तो मुझ में आप और हम भी यही चाहेंगे कि भाई अब जब सारे देश में ये रियासतें खत्म हो चुकी हैं, आप अपनी आपकी निजी प्रॉपर्टी है, आप अपनी निजी प्रॉपर्टी को संभालिए, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, आप प्रजा के ऊपर राज्य करने का जमाना गुजर चुका है। इसी आधार पर ये वर्डिक्ट आया है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी ये सस्टेन करेगा। बहुत खूबसूरत बात कही कि प्रजा के ऊपर अधिकार करने का या शासन करने का जो कंसेप्ट था इस लोकतंत्र में, उसका कोई महत्व नहीं गया, नहीं। लोकतंत्र बना ही लोगों के लिए है। लोगों के मत से चुनी जाने वाली सरकारें ही इस लोकतंत्र में अपने एक सर्वसम्मति से एक इस देश को चला सकती है। रहा सवाल सैफ की प्रॉपर्टी का, ये मामला काफी कानूनी है, इसके बहुत सारे लीगल दांव-पेच हैं। साथ ही साथ अब सैफ की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, खासतौर से उनका बंगला, और खासतौर जिसमें वो हमेशा अपने फादर के साथ भी रहते आए हैं और आज भी उसमें बंगले में रह सकते हैं, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी के नाम पर छूट जाए। बाकी मध्य प्रदेश में रायसीना पे स्थित उनकी प्रॉपर्टी, और जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपना एक ऑब्जर्वेशन देते हुए उस स्टे को हटाया है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि बहुत ही राइट डायरेक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत कम उम्मीद है। अब ऐसे में सैफ अली खान के पास क्या रास्ता होता है, सैफ अली खान क्या करते हैं, ये तो सैफ ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अब ये दौर लोकतंत्र का दौर है, गणतंत्र का दौर है। 26 जनवरी बहुत करीब है। हम सभी उम्मीद करते हैं कि राजा रजवाड़ों का दौर खत्म होना चाहिए और सत्ता जनता के पास ही रहनी चाहिए। इन सभी सवालों के साथ हमने कोहली जी से बात करी। कोहली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी हिंदी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहें और अपने कमेंट्स बॉक्स हमें निरंतर भेजते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ